नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लास एज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे पिरामिड की, जिसको हिंदी में स्तूप भी कहा जाता है। पिरामिड या जो स्तूप होते हैं वो खाद्य श्रृंखलाओं को दर्शाने वाली जो है त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार संरचनाएं होती है, जो 3 प्रकार के थे संख्याओं के आधार पर, इसके अलावा जीव पिंड या जीव भार के आधार पर, इसके अलावा एक तीसरा था ऊर्जा के आधार पर। कल अपन ने उनकी शॉर्ट में जो है जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन जो है इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। संख्याओं के स्तूप या पिरामिड जो होते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उसमें देखिए आप पारिस्थितिकी पिरामिड का उपयोग सबसे पहले वैज्ञानिक है जिसका नाम है एल्टन, उसने 1972 में किया था। अगर आपको पूछा जाता है छोटा प्रश्न कि जो पिरामिड शब्द है या पारिस्थितिकी पिरामिड जो है उसके बारे में सबसे पहले ये जो शब्द है किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, तो ये शब्द जो है वो एल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1972 में प्रयोग किया था। फिर कल अपन ने बात की थी जो भोजन श्रृंखला होती है, तो भोजन श्रृंखला में प्रत्येक पद पर प्राणियों की संख्या कम होती जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो संख्या घटती जाती है। इस प्रकार से इस अवधारणा को संख्याओं का पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक जो है शामिल होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो है जाते हैं, और इसमें जो है संख्या घटती जाती है, कम होती जाती है। इसमें शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं और अवघटक भी आते हैं। तो ये एक प्रकार का संख्याओं का स्तूप या पिरामिड है, जिसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। इसका एक चित्र देख लेते हैं अपन। ये एक आप जो चित्र देख रहे हैं, समुद्र का जो है एक पिरामिड बना हुआ है, समुद्र में खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड बना हुआ है। इस पिरामिड में देखिए नीचे ही नीचे जो है आपको बहुत सारे डॉट डॉट करके जो है जीवों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा संख्या है। उसके बाद में दूसरी स्टेप के अंदर देखिए, दूसरी जो स्टेप है उस दूसरी स्टेप के अंदर आपको इस प्रकार की संरचनाएँ दे रखी है। तो ये जो संरचनाएं हैं ये भी जीवों को दर्शा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनकी संख्या इनकी तुलना में कम है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो है ये मान लो कि जैसे ये छोटे कीट हैं, फिर उनके बाद में जो है इनसे बड़े कीट है, क्रस्टेशियन या केकड़ा वगैरह जिनको अपन झींगा वगैरह बोलते हैं। उसके बाद में इनको जो है खाने वाले जो मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ, जिनकी संख्या यहाँ पर और भी कम हो गई है। और अंत में जो है इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है, उनकी संख्या उनसे भी कम हो जाती है। तो अपन ने बात की थी कि नीचे से ऊपर की तरफ अपन जाते हैं संख्या की पिरामिड में, तो संख्या घटती ही जाती है। यहाँ से संख्या अधिक है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है और इससे भी कम है। तो इस प्रकार से ये संख्याओं का एक पिरामिड है जो चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। समुद्र में संख्याओं का पिरामिड है जो कि संख्या संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन ने एक वैज्ञानिक की बात की थी जिसका नाम है एल्टन। तो उस एल्टन के नाम के आधार पर देखिए यहाँ पर उनके नाम पर इस प्रकार के पारिस्थितिक स्तूप को एल्टोनियम स्तूप भी कहा जाता है, यानी एल्टन नाम है उनका, और उन्होंने जो स्तूप दिया था उस स्तूप के आधार पर जो है उनका जो है स्तूप का जो नाम है वो एल्टोनियम स्तूप रखा गया उनके नाम पर। जंतु समुदायों की भोजन श्रृंखला में यह विशेषता सर्वसत्य प्रमाणित हुई है। प्रकृति में निम्न 3 प्रकार के संख्या स्तूप पाए जाते हैं। अब देखिए जो प्रकृति, उस प्रकृति के अंदर संख्या का जो स्तूप है, पिरामिड है, वो कितने प्रकार के हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं। आइए बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। अब देखिए संख्या स्तूप के अंदर अपन बात करते हैं तो 3 प्रकार के संख्या स्तूप है। प्रथम जो संख्या स्तूप है, देखिए प्रथम प्रकार के अंतर्गत वे संख्या स्तूप आते हैं जिनमें प्राथमिक सर्जक की अपेक्षा उत्तरोत्तर भोजन स्तरों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्रमशः घटती जाती है। यानी अपन ने जो अभी एक चित्र देखा था उस चित्र को यहाँ से इस एक जो आपका दे रखा है पॉइंट का है उससे दर्शाया जाता है कि इसमें देखो प्राथमिक जो सर्जक होते हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा होती है, और अंत में जो है यह आपके जो भोजन स्तर है उन स्तरों में जो है ये संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। दूसरा जो है जब सर्जक पादप एक विशाल वृक्ष हो, तो इससे अपन ने नेक्स्ट जो प्रीवियस जो वीडियो अपन ने कल बनाया था उस वीडियो में अपन ने देखा था कि नीचे एक वृक्ष रहता है, वृक्ष के ऊपर कुछ पक्षी रहते हैं और पक्षी जो होते हैं उनके ऊपर परोपजीवी निर्भर रहते हैं। तो ये जो दूसरा वाला है आपका ख जो है उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो सृजक जो पादप होता है उसकी एक विशाल जो है एक वृक्ष होता है, एक ही वृक्ष होता है, और प्रथम उपभोक्ता स्तर की प्राणियों की संख्या अत्यधिक होती है। उसके बाद में क्रमशः उत्तरोत्तर भोजन स्तरों के जीवों की संख्या घटती जाती है। यानी प्रथम जो है एक वृक्ष होगा, उसके बाद में पक्षी होंगे, पक्षियों की संख्या अधिक होगी, पक्षियों के बाद में जो परोपजीवी होते हैं
उन परोपजीवियों की संख्या उनसे कम होती है। तो इस प्रकार से पहले प्रथम जो आपका सृजक पादप है उनकी जो है संख्या 1 है, उसके बाद में जो उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और उसके बाद में जो परोपजीवी होते हैं उनकी संख्या कम होती है। तृतीय जो प्रकार है वो तृतीय प्रकार का विलोम संख्या स्तूप होता है। विलोम का मतलब उल्टा होता है। परोपजीवियों से गठित भोजन श्रृंखला में पाया जाता है, यानी ऊपर ऊपर परोपजीवी होंगे, क्योंकि एक ही सृजक पादप या अन्य किसी भी जीव पर पाए जाने वाले परोपजीवियों की संख्या विशाल होती है, और पर परोपजीवी संख्या भी परोपजीवी संख्या से अधिक ही होती है। यानी ऊपर की तरफ जो है परोपजीवी होते हैं, और परोपजीवियों की जो संख्या होती है वो विशाल होती है। यानी अगर इन परोपजीवियों की बात करते हैं तो अगर विलोम की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा होने पर ये परोपजीवियों की संख्या अधिक हो जाएगी, और पर परोपजीवी संख्या भी परोपजीवी संख्या से अधिक ही होते हैं। यानी पर परोपजीवी यानी परोपजीवियों के ऊपर जो निर्भर करने वाले जीव है उनको अपन कहते हैं पर परोपजीवी। अगर यदि कोई है तो इनकी संख्या भी जो है उनसे अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये संख्या के 3 स्तूप बनते हैं। इसके बाद में अगला जो अपन पढ़ेंगे वो जीव भार का स्तूप पढ़ेंगे। जैविक पिंड या जीव भार का जो पिरामिड होता है यह किसी एक समय पर उपस्थित इकाई ऊर्जा के पूर्ण शुष्क भार पर आधारित होता है। यानी जो आपकी टोटल ड्राई वेट होता है, पूर्ण शुष्क भार होता है, यह किसी एक समय पर यानी एक निश्चित समय पर उपस्थित जो इकाई ऊर्जा है पिरामिड के अंदर वो पूर्ण शुष्क भार पर आधारित होता है। यानी जीवों के अंदर जो पूर्ण शुष्क भार होता है उसी को अपन जीव भार कहते हैं। अब देखिए जीव भार के देखो पिरामिड जो बनाते हैं अपन इस प्रकार से बनाते हैं। इसके अंदर देखिए प्रथम भोजन स्तर होता है, द्वितीय भोजन स्तर होता है, तृतीय भोजन स्तर होता है और चतुर्थ भोजन स्तर होता है। इस प्रकार से आप पिरामिड बना सकते हो, और इन पिरामिडों के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, जीवों को रख सकते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कल अपन ने बात की थी कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सीधा पिरामिड बनता है, और नीचे आप जो पिरामिड देख रहे हैं वो प्रथम भोजन स्तर, द्वितीय भोजन स्तर, तृतीय भोजन स्तर और चतुर्थ भोजन स्तर जो होता है, इस प्रकार से उल्टा पिरामिड बनता है। और ये उल्टा पिरामिड आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है। तो यहाँ पर देखिए जीव भार जो होता है क्रमशः घटता जाता है, यानी प्रथम से चतुर्थ में जाते हैं तो जीव भार घटता जाता है, और चतुर्थ से प्रथम पर आते हैं तो जीव भार क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार से जो जलीय पारिस्थितिकी में तंत्र जो होता है उसमें जीव भार बढ़ता है उल्टे के अंदर, और सीधे के अंदर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये घटता है। अब अपन ने बात की थी कि जो आपके जो 2 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जीव भार वाले, उसमें एक तो होता है सीधा स्तूप और एक होता है आपका उल्टा या विलोम स्तूप। अपन ने अभी बात की है सीधा स्तूप तो किसका बनता है, सीधा स्तूप तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, और विलोम या उल्टा स्तूप जो पाया जाता है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रकार बताने हैं जीव भार का पिरामिड। तीसरा जो प्रकार अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त विभिन्न जीवों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण में किए गए सही कार्य को भी दर्शाया जाता है। ऊर्जा की पिरामिड प्रारंभिक पदों से उच्च पदों तक प्राप्त ऊर्जा की कमी को स्पष्ट दर्शाता है। मतलब जो स्तर होते हैं उन स्तरों के अंदर पिरामिड जो होता है वो आपके ऊर्जा को प्रारंभिक पदों से लेकर उच्च पदों तक दर्शाता है। यानी इनकी जो कमी, ऊर्जा की जो कमी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है, और ये जो है पिरामिड दर्शाता है। इसके अलावा अपन ने कल बात की थी कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा ही बनता है। एक नियम है यहाँ पर ऊष्मागतिकी का, तो यह ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के समांतर मतलब ये क्या है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा की कमी होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पिरामिड जो होता है ऊर्जा का, उसमें भी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की कमी आती है। अपन उदाहरण देख लेते हैं ऊर्जा की पिरामिड के। देखो यहाँ पर समुद्र का जो पिरामिड दे रखा है उसकी बात करते हैं, और एक आपके जो है धरती या स्थल का जो है आपके पिरामिड ऊर्जा का दे रखा है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए चित्र 4.11 एक दे रखा है, समुद्री समुदाय में जीव पिंड का पिरामिड दे रखा है। यहाँ पर जीव भार का जो है पिरामिड दे रखा है। तो जीव भार का जो पिरामिड है या जीव भार का पिरामिड जो अपन ने अभी बात की थी, तो उसके अंदर पादप पलवक, प्राणी पलवक, मोलस्का या कृमि, मछली, और ये जो है इसी प्रकार से जो है ये मछली जो है एक क्रम के अंदर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जीव भार जो है उस जीव भार में क्या होती है, एक बार तो कमी आती है, सीधे में तो क्या होता है कमी आती है, उल्टे के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो ये आपका जीव भार का पिरामिड था जो अभी अपन ने बात की थी पहले।
एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर है, जो धरती की या स्थलीय है धरती के समुदाय में जो एक जीव पिंड यानी एक अन्य जो उदाहरण है वो दे रखा है किसका, जीव भार का ही पिरामिड है। इसमें ऑटोट्रॉफस दे रखा है, स्वयंपोषी जिनको हरे पादप कहते हैं, उनके ऊपर शाकाहारी हर्बीवोरस जो है निर्भर रहते हैं। फिर उसके बाद में प्राथमिक मांसाहारी जिनको प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं, फिर द्वितीयक मांसाहारी जिनको सेकेंडरी कार्निवोरस कहते हैं, और उसके बाद में तृतीयक मांसाहारी टेरिटेरियन कार्निवोरस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का जीव भार का ही पिरामिड है। इस जीव भार की पिरामिड में भी ये सीधा पिरामिड है, तो ये स्थल का आपका पिरामिड है। स्थल का पिरामिड होने के कारण से यहाँ पर देखिए ये स्थल का पिरामिड सीधा है, और सीधा होने के कारण से क्या होता है कि सीधा पिरामिड जो होता है उसके अंदर ऊर्जा का जो है वो ऊर्जा का क्रम जो है वो इस प्रकार से होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है। ऊर्जा नहीं, जीव भार जो होता है, सॉरी ऊर्जा नहीं है यहाँ पर, जीव भार। तो जीव भार जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो घटता हुआ जाता है, ठीक है। और उल्टा जो होता है वो जलीय स्तर पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, जिसमें जो है क्या होता है आपके जीव भार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण आपके जो है जीव भार या जीव पिंड का एक पिरामिड दे रखा था। एक तो स्थलीय दे रखा है धरती का, और एक दे रखा है आपके समुद्र का। अब जो चित्र आप देख रहे हैं ये आपकी ऊर्जा का एक पिरामिड है। ऊर्जा के पिरामिड की आपने बात की थी कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। सीधा बनता है तो इसमें सबसे पहले उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर, उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता आते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस आते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कार्निवोरस आते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता टेरिटेरियन कार्निवोरस से आते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक, उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद में ऊपर की तरफ अगर दर्शाया जाए तो अब घटक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा जो है उत्पादकों से शुरू होती है, तो उत्पादकों में जितनी ऊर्जा है उसकी कमी हो जाएगी, उपभोक्ता में जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता में, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा की कमी होती जाती है, यानी ऊर्जा कम होती जाती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इस प्रकार से जो है ये ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है आपका ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें एक लेवल से दूसरे लेवल में या एक जो घटक है उसके दूसरे घटक से जाने पर क्या होता है कि ऊर्जा में कमी आती है। इस प्रकार का एक उदाहरण दे रखा है ऊर्जा का पिरामिड। इसके बाद में अपन जो है बात करते हैं एक आपकी जो है पिरामिड जो है, इनमें लगभग 3 जो पिरामिड आपके थे उनके बारे में अपन ने बात कर लिए। अगर प्रश्न आपके जो है पिरामिड से संबंधित आता है तो आपको ये 3 प्रकार की पिरामिड आपको दर्शाने, बताने और उनको जो है चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाने। इसके बाद में अगर आपको डिटेल में या शॉर्ट में या टिप्पणी के रूप में अगर आपको तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके बुक के अंदर या आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है कि तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये आपके देखिए पॉन्ड, तालाब जो है उसका एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इकोसिस्टम है। इसकी अपन बात करते हैं। यहाँ से जो है आपकी एक प्रश्न बन सकता है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तब आपको जो है तालाब के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं और उनके मध्य खाद्य श्रृंखला कैसी बनती है, या उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस प्रकार का है, कौन कौन से जीव किस किस के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो यहाँ अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हेज। उस हेज ने 1951 के अनुसार, यानी हेज ने 1951 में बताया कि तालाब या झील जो होती है, तो तालाब या झील, या तो आप तालाब लिख सकते हैं या झील का भी पूछ सकता है, तो दोनों का यही आपको लिखना है। तालाब या झील, जैसा कि सामान्य व्यक्ति मानता है, केवल पोषक तत्व युक्त जल का पिंड नहीं है, बल्कि यह तालाब एवं ठोस पदार्थों का एक संतुलित तंत्र भी है, तथा सामान्य अवस्थाओं में इसमें उपस्थित सभी पोषक तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब तालाब और झील जो होता है उसके अंदर अपन ये मानते हैं कि जो है तालाब या झील जो होते हैं उसमें केवल तरल पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है पोषक तत्व युक्त जल का पिंड नहीं है, यानी इसमें जल जो है केवल जल ही नहीं है, इसके अंदर कुछ ठोस पदार्थ भी सम्मिलित है। और ये जो ठोस पदार्थ है वो ये ठोस पदार्थ जो है विभिन्न प्रकार के जीव है, और जीवों से ही जो है एक तंत्र बनता है। यहाँ पर ये जो है पोषक तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पोषक तत्व आप ऊपर देख रहे हैं, जल, CO2, O2, Ca, N2 और OP अमीनो अम्ल आदि जो है ये भौतिक कारक है जो तालाब के अंदर पाए जाते हैं। ये तालाब के अंदर जो है पाए जाते हैं। जो तालाब के जो जंतु होते हैं वो इनका क्या करते हैं, जो है भक्षण करते हैं, इनको काम में लेते हैं। अब देखिए तालाब जो होता है वो तालाब में 2 प्रकार के पादप होते हैं।
दो प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें एक प्रकार के तो होते हैं जड़ वाले, जिनको अपन प्लवमान कहते हैं, फ्लोटिंग कहते हैं, जो तैरने वाले भी कह सकते हैं इनको। दूसरे जो है पादप पल्लवक होते हैं जिनको प्लैंकटन कहते हैं, जो तालाब की सतह के ऊपर तैरते हैं। कुछ बड़े तालाबों में पादप पल्लवक ही मुख्य उत्पादक का कार्य करते हैं, यानी कुछ बड़े जो तालाब होते हैं उनमें ये पादप पल्लवक जो होते हैं वो उन उत्पादकों का कार्य करते हैं, क्योंकि जड़ वाले पौधों का इनमें भाव पाया जाता है। इन तालाबों में जो है जड़ वाले पौधे नहीं पाए जाते हैं। फिर प्राथमिक भोजक जिनको शाकाहारी प्राणी भी कहते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होंगे? एक तो होगी प्राणी पल्लवक जिनको जूप्लैंक्टन कहते हैं, और एक होंगे तल्कवासी जीव। तल्कवासी का मतलब होता है जो तली के अंदर पाए जाते हैं, सब तालाब की तली के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मोलस्का और कुछ कीट जो तालाब की तली के अंदर पाए जाते हैं। तालाब में द्वितीयक भोजक जिनको मांसाहारी जीव कहते हैं, मछलियाँ और कीट आदि के रूप में पाए जाते हैं। यानी प्राथमिक भोजक तो कौन से होंगे? प्राणी पल्लवक या तल्कवासी जीव, और इसके बाद में द्वितीयक जो भोजक होंगे जिनको अपन मांसाहारी कहते हैं वो मछलियाँ और कुछ कीट होंगे। मांसाहारी जीव प्राथमिक भोजकों को अपना आहार बनाते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, प्राथमिक जो मांसाहारी होते हैं उनका जो है भक्षण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जो कि बड़ी मछलियाँ होती है। ये बड़ी मछलियाँ आएगी द्वितीयक मांसाहारी के अंतर्गत, और प्राथमिक मांसाहारी के अंदर आपके जो है छोटी मछलियाँ या कीट आते हैं, जो कि बड़ी मछलियाँ। बैक्टीरिया एवं जो कवक होते हैं वो तालाब के मुख्य अपघटक होते हैं, यानी बैक्टीरिया और कवक ये तालाब के मुख्य अपघटक होते हैं, और इनको अब फेगोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेगोट्रॉप्स। यानी तालाब के अंदर बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं और इनको फेगोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से वही जो है यहाँ पर तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र अपन बात करते हैं तो एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, और वह श्रृंखला भी उसी प्रकार से बनती है। नए सबसे पहले उत्पादक होंगे, उत्पादकों में पादप पल्लवक आ सकते हैं। उसके बाद में आपके उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता या भोजक होंगे जिनमें शाकाहारी आते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं उनके अंदर मछलियाँ और कीट आते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं वो प्राणी पल्लवक या तल्कवासी जीव होंगे। उसके बाद में आपके जो है द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं उनमें मांसाहारी जीव आते हैं। मांसाहारी जीवों में जड़ जीव जो है छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ, जो छोटी मछलियाँ आती है, और कीट भी आते हैं। ये भी आपकी प्राथमिक भोजक में आते हैं या प्राथमिक आपके उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर या द्वितीयक मांसाहारी के अंतर्गत आपकी बड़ी मछलियाँ शामिल है, और बैक्टीरिया और कवक जो आते हैं वो आपके अपघटक के अंतर्गत शामिल है। ये सारी बात जो है अपन एक डायग्राम से समझते हैं, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से एक तालाब के अंदर जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिए, एक जो है फ्लो डायग्राम दे रखा है एक तालाब का, जब पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है या इकोसिस्टम बना हुआ है तालाब का। इस तालाब के अंदर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से जीव शामिल है, जो अभी अपन ने बात की है उसी के अनुसार चलते हैं। सबसे ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जो मैंने लाल और ब्लैक पेन से जो है 1 नंबर लिख रखा है। उस 1 नंबर पे देखिए आप जो है प्रोड्यूसर होते हैं, और सन यानी जो सूर्य होता है उसे सूर्य प्राप्त करते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। उत्पादकों में कौन कौन से आते हैं देखिए, एक तो जो है आपको फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो का मतलब होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्लैंक्टन, एंड एल्गी यानी शैवाल, ये आपकी प्रोड्यूसर है। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है हरे पौधे, ये दोनों ही जो है आपके प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों में शामिल है। उसके बाद में आगे जो है मैंने एक तीर का निशान लगा के आगे कर रखा है, और 2 नंबर जो है मैंने ब्लैक और आपके रेड पेन से लिख रखा है। वहाँ पर देखिए प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है इंग्लिश में। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में इंसेक्ट लिख रखा है, तो इंसेक्ट मतलब कीड़े, कीड़े किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। उसके बाद में साइड में जो है साइक्लोप्स दे रखे हैं। साइक्लोप्स जो होते हैं आपको दिख रहा है चित्र, जो है ऊपर की तरफ जो है 2 संरचनाएं होती है बालों जैसी, आपने जो है ये आपके युगलिना जो होता है, युगलिना देखा होगा, उसी प्रकार की संरचना बनी हुई है जिनको साइक्लोप्स कहते हैं। तो साइक्लोप्स और इंसेक्ट जो है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद में एक साइड में टेडपोल दे रखा है। टेडपोल सब जानते हैं आप, मेंढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहते हैं, तो ये भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। इसके बाद में आगे देखिए 3 नंबर पर मैंने जो है रेड पेन से लिख रखा है और सेकेंडरी कंज्यूमर लिख रखा है। तो 3 नंबर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? स्मॉल फिश का मतलब है कि छोटी मछलियाँ आती है इसके अंतर्गत। दिख रहा है आपको स्मॉल फिश जो है आपके यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल फिश आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स या आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आती है, चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। उसके बाद में देखिए यह आपका सेकेंडरी कंज्यूमर कंप्लीट है। इसके बाद में आपके आता है टेरिटरियल कंज्यूमर्स, मतलब आपका जो आपका तृतीय उपभोक्ता जिनको अपन कहते हैं, तृतीयक भोजक जिनको कहते हैं, वो आता है सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में। और यहाँ पर देखिए आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है लार्ज फिश दे रखी है, बड़ी मछली दे रखी है, चित्र भी बना हुआ है बड़ी मछली का। तो ये बड़ी मछलियाँ जो है छोटी मछलियों को खाती है, भक्षण करती हैं, यानी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो मछलियाँ हैं उनका ये भक्षण कर लेती है। और ये जो लार्ज मछलियाँ हैं वो आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता के बाद में आपके डिकम्पोजर्स आते हैं, जो अपन ने पहले बात की है। डिकम्पोजर्स जो है वो जब ये आपके मर जाती है, तृतीयक उपभोक्ता मछलियाँ जो है आपकी मर जाती है, तृतीयक उपभोक्ता या भोजक मर जाते हैं, तो इनका ये क्या करते हैं कि डिकम्पोज करती है, मतलब इनको विघटित कर देती है। और ये विघटन करने का कार्य जो होता है वो बैक्टीरिया और एल्गी का होता है। साइड में दे रखा है बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी आपके जीवाणु और जीवाणु के साथ में कवक जो हो वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, जो आपके तृतीयक उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तालाब के अंदर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, एक उत्पादक से शुरू होकर है और आपके जो अपघटक होते हैं उन अपघटकों तक जाती है ये श्रृंखला। यहाँ पर देखिए चित्रों के द्वारा इसमें आसानी से जो है चित्र बनाकर आपको जो है समझाया गया है। ये चित्र बना हुआ है और चित्र के अंदर जो है छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, हरे पौधे, साइक्लॉप्स, इंसेक्ट, एल्गी, इसके अलावा आपके जो है ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स है और ग्रीन प्लांट्स, इसके बाद में ग्रीन प्लांट्स के नीचे रूट्स भी लिख रखे हैं। ह्यूमस का मतलब होता है यहाँ पर जो सड़ी गली जो खाद होती है जो तली के अंदर पाई जाती है उसको ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस जो होती है ये डिकम्पोजर्स के द्वारा उत्पन्न की जाती है और बैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स में होते हैं। आप जो है इस प्रकार से जो है इस तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, तालाब का पारितंत्र जो है उसका उदाहरण दे सकते हैं। और चाहे तो आप जो है इस चित्र का जो है आप जूम करके या इस जो आपके वीडियो है उसको पॉज करके आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है अपनी कॉपी के अंदर इसको सही ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। ये तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है। इस चित्र का अगर आपकी समझ में आता है तो चित्र समझ में आने के बाद में आप जो है इस चित्र के अनुसार ही आप आगे इसमें जो है लिख सकते हैं तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में। ऐसा ही यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इस चित्र के अनुसार यहाँ पर जो है इसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए ए के बाद में जो आपके B1, फिर उसके बाद में B2 आता है, फिर C1 और A आता है, फिर C1 और B आता है, उसके बाद में C2 आता है, फिर C3 आता है और फिर लास्ट में जो है D आता है, जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको चित्र मैंने दिखाया है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, तो ध्यान से इनका अवलोकन कीजिए और देख लीजिए। लास्ट में जो है आपके D दे रखा है, D जो है आपके डिकम्पोजर्स के बाद में देखिए डिकम्पोजर्स का मतलब होता है विघटक। C3 जो दे रखा है वो आपके तृतीयक उपभोक्ता है। C3 जो है जब चित्र में देख लीजिए आप, तृतीयक उपभोक्ता का मतलब है आपके टेरिटरियन कंज्यूमर्स। फिर आपके C2 दे रखा है आपके द्वितीयक उपभोक्ता, C2 के पास में देख लीजिए द्वितीयक उपभोक्ता है। फिर C1B जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं और आपका C1A जो है प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाता है। इसके बाद में B2 आपका उत्पादक होता है, B1 भी आपका उत्पादक है और A आपका अजीव पदार्थ। अजीव का पदार्थ का मतलब होता है कि जो आपके एबायोटिक जो आपके सब्सटेंस होते हैं जैसे सूर्य है, यहाँ से आपकी जो है इसकी श्रृंखला की या पारितंत्र की शुरुआत होती है। ये जो आपका चित्र दे रखा है ये ओडम से रूपांतरित, यानी ओडम नामक जो वैज्ञानिक है उसने दिया था। ओडम नामक जो वैज्ञानिक है उसने तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या की थी। इसी के साथ में आपका जो है ये जो लेसन है आपका पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह है और आहार श्रृंखला ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।